सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये क्यों स्टार्ट हुआ, कैसे एक ही कंट्री करके आके कॉन्फ्लिक्ट करने लगी और इसका मेन रीज़न और कुछ माइनर रीज़न क्या क्या थे जिसके कारण वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हुआ। सो गाइस, मैं आपको कुछ अगले जो स्लाइड्स हैं उनमें आपको एक्सप्लेन करूँगा, तो प्लीज़ आप ये वीडियो को ओके गाइस। देखिए, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो 1914 से लेकर 1918 तक स्टार्ट हुआ। 1918 तक ये चला था। और जो फर्स्ट वर्ल्ड, अगर इसकी एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 28 जुलाई 1914 से लेके 11 नवंबर 1948 को ये ख़त्म हो गया था। अब इसमें कई सारी यूरोप की कुछ कंट्रीज थी, प्लस में रशिया, अमेरिका डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली लास्ट में वो आया था। तो ये सब कुछ और कुछ एशिया, अफ्रीका की भी कुछ कंट्रीज थी जिन्होंने इस वर्ल्ड वॉर में पार्ट किया था। कहा जाता है कि ये डेडलिस्ट कॉन्फ्लिक्ट था पूरे हिस्ट्री में जब ये वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। अब देखिए, अभी मैं बात करता हूँ कि स्टार्ट कैसे हुआ। तो गाइस, उससे जाने से पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में जानना पड़ेगा। जैसे देखिए गाइस, ये 1914 का मैप है जिसमें आपको कुछ ये रशिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ये सर्बिया, ये आपको रीजन को याद रखना सर्बिया, क्योंकि जो देखा जाए वर्ल्ड वॉर सर्बिया के कुछ रीजन से स्टार्ट हुआ था। इसमें कई सारी अलायंस बनी हुई थी, मैं अभी आगे डिस्कस करूँगा कि वो अलायंस क्या क्या थी अलायंस। तो गाइस देखिए, अब जैसे देखिए यहाँ पे दो अलायंस बनी हुई थी, एक था ट्रिपल अलायंस और दूसरा था ट्रिपल एंटिटीज और ये ट्रिपल अलायंस। ट्रिपल एंटिटीज में कौन कौन सी थी? ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, और इसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली। अब ये देखिए गाइस, वैसे इटली भी ट्रिपल अलायंस का पार्ट था, बट जब वॉर के टाइम पे ये अपना हाथ पीछे खींच लेता और वो वॉर में नहीं कूदता। अभी इन तीनों कंट्री, जैसे कि आप अलायंस देख रहे हैं जिसमें 3 कंट्री, इन तीनों ने साइन कर रखा था कि अगर किसी कंडीशन में अगर वॉर होता है तो हम भी वॉर में मतलब इनडायरेक्टली आ जाएंगे। अभी ऐसा क्यों करते थे कि साइन करते थे गाइस? इसलिए ऐसा कि पहले के टाइम पे अगर कभी वॉर होती थी, ताकि जो अगर कोई सामने कंट्री ऐसी कंट्री है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है तो आपको दूसरी कंट्री की हेल्प लेनी ना पड़े। तो इसलिए पहले वो क्या करते थे, कुछ पहले से एग्रीमेंट ये सब साइन करके रखते थे। अब बात करते हैं आगे। सो गाइस देखिए, अब इस वॉर के होने के रीज़न क्या क्या थे। कुछ माइनर रीज़न थे और कुछ मेजर रीज़न भी थे। माइनर रीज़न की बात करें तो जो माइनर रीज़न था, कई सारी कंट्री ने अपने अपने क्या कर रखे थे, बहुत सारे अलायंस बना रखे थे। तो उनको लगता था कि हमें पावर है, हमारे पीछे अच्छी कंट्री है, अगर हम कभी वॉर होगा तो हमारी ये कंट्री सपोर्ट करेंगे। फर्स्ट रीज़न। दूसरा रीज़न, जो टेक्नोलॉजी है वेपन का वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो लोगों को लगने लगा था कि ये टेक्नोलॉजी यूज़ करने का टाइम आएगा, वॉर में हम यूज़ कर पाएंगे, तो इसलिए भी हो। दूसरा, लोगों के बीच में पेट्रोलिज्म बहुत बढ़ गया, देशभक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, यानी हर कंट्री चाहती थी कि दूसरे कंट्री का हम एरिया को एनेक्स कर ले, इससे हमारे कंट्री के लोग हमसे और ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। जो किंग, ये सब पहले के टाइम पे किंग सोचा करते थे। ये तो कुछ माइनर रीज़न थी। अगर मेजर रीज़न की बात करें तो एक बुलेट, ये एक वो बुलेट था जिसके कारण पूरी वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी। मैं भी आपको एक्सप्लेन करूँगा कैसे। देखिए, अब गाइज ये वाला देखिए, ये रीज़न है, ये जो रीज़न है। तो गाइज देखिए, ये एक रीज़न है बोस्निया। आपने भी लास्ट मैप में देखा होगा, एक ऑस्ट्रेलिया हंगरी था, तो उनके एक राजा थे जिन राजा का नाम था जोसेफ, और उनके बेटे थे जिनका नाम क्या था? आर्किड्यूक। अब इन जोसेफ राजा ने क्या किया था कि जो और ये बोस्निया का पार्ट है वो इसको अनेक्स कर लिया था, कब्जे में ले लिया था। यहाँ पे वॉर लड़ी और वॉर लड़ने के बाद ये एरिया अपने कब्जे में ले लिया। तो अब से ये जो एरिया था वो ऑस्ट्रेलिया हंगरी का हो गया था। अब वॉर में होने के बाद जब ये एरिया कब्जा कर लेगा तो यहाँ के जो बोस्निया के लोग थे, जो कुछ लोग थे, उनको ये बात पसंद नहीं लगी कि हमारे राजा को मार के दूसरे राजा ने हम पे कब्जा कर लिया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बदला लेने का, रिवेंज लेने का सोचा। अब उन्होंने ये सोचा कि अब हम क्या करेंगे, रिवेंज लेंगे और हम इसके राजा को या फिर इनके बेटे जो प्रिंस थे आर्किड्यूक, उनमें से किसी को मार देंगे। अब जो राजा थे बहुत ज़्यादा 80 ईयर्स ओल्ड थे, तो वो ज़्यादातर तो निकलना नहीं करते थे, अपने घर में ही रहते थे, उनको मारना थोड़ा सा मुश्किल है। बट जो प्रिंस आर्किड्यूक थे वो बहुत ज़्यादा ठीक ठाक यंग थे। तो उन्होंने क्या किया, डिसाइड किया कि वो कुछ समय बाद जब ये कब्जा अपने में ले लिया, एरिया को कैप्चर कर लिया, तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ पे विजिट करूँगा। तो विजिट करने का उन्होंने डिसाइड किया। और ये बात जो कुछ लोग ऑलरेडी जो चाहते थे कि हम प्लान कर रहे थे मारने का, उन्होंने ये बात उन्हें पता चल गई। अब उन्होंने प्लानिंग स्टार्ट कर दी। बट ये जो सर्बिया सर्बिया से भी जो ऑस्ट्रिया हंगरी की पड़ती नहीं थी, क्योंकि ऑस्ट्रिया हंगरी को लगता था कि अगर कभी हम फ्यूचर में एनेक्स करेंगे तो सर्बिया हमारे बीच में आएगा और हमें एनेक्सिनेशन करने नहीं देगा, तो वो उनसे भी पड़ती नहीं थी।
बट ये बात सर्बिया को पता चल गई थी कि कुछ लोग हैं जो बॉस्निया के, वो जो चाहते हैं कि आपको मार दे। तो उन्होंने इसके राजा को बताया भी था, प्रिंस आर्केड्यूक को बताया भी कि आप वहाँ पे विजिट मत कीजिए, आपकी जान को खतरा है। बट प्रिंस आर्केड्यूक कहते हैं कि नहीं, मेरी जान को तो हर जगह खतरा है, इसका मतलब मैं कहीं विजिट नहीं करूँ। और ये कह के वो विजिट स्टार्ट कर देते हैं, वहाँ पे चले जाते हैं। जैसा कि देखिए, ये एक ओपन एयर कार है। पहले के टाइम पे जो राजा महाराजा थे वो इस कार में बैठा करते थे। अब ये गाइज, ये वो फोटो है जिसमें प्रिंस आर्किड्यूक्ट, ये आप देख रहे होंगे, ये प्रिंस आर्किड्यूक्ट है और ये उनकी वाइफ है। ये विजिट करने के लिए जाते हैं। बट जब वो जैसे ही जाते हैं तो जब रेलवे स्टेशन से उतरते हैं, तो जब रेलवे स्टेशन जाते हैं तो यहाँ पे एक टर्न आता है, और टर्न पे क्या होता है, गाड़ी स्लो होती है। तो जो कुछ लोग थे जो प्लानिंग कर रहे थे कि हम प्रिंस आर्किड्यूक्ट को मारेंगे, वो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग थे, जमावड़ा था, बहुत सारी भीड़ भाड़ थी राजा के बेटे को देखने के लिए। तो इनमें से कुछ लोग थे जो कि वहीं के थे। तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही गाड़ी यहाँ पे स्लो हुई, उन्होंने बम फेंका। बट बम, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ऐसे पहले के टाइम पे गाड़ी होती थी, तो जो बम है वो इस बॉनेट से टकराया, और बॉनेट से टकरा के पीछे वाली गाड़ी पे जो उनके बॉडी गार्ड्स आ रहे थे उन पे चला गया। अब ये आर्किड्यूक्ट को तो कुछ नहीं हुआ, बट जो इनके पीछे बॉडी गार्ड्स थे वो घायल हो गए जब बम फटा था। अब उसके बाद घायल के बाद उनको क्या किया गया, हॉस्पिटल में लेके जाया गया। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद ये अपने होटल में चले जाते हैं, और होटल में जाने के बाद जब इनको ये बात पता चलती है कि हॉस्पिटल इनके जो बॉडीगार्ड है वो घायल हो गए, तो ये बोलते हैं कि मैं अब अपने बॉडीगार्ड से पहले मिलूंगा। तो दोबारा उनको इन्हीं रास्ते से जाना होता है। तो उनमें से एक लड़का होता है जिसका नाम होता है प्रिसिस, वो भी यहाँ पे खड़ा होता है। वो सोचता है कि अब की बार मैं बम से नहीं, कुछ और करके इनको मारने की कोशिश करूँगा। तो जैसे यहाँ पे गाड़ी शुरू होती है, वो यहाँ पे क्या करता है, बंदूक से अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर देता है। जब फायरिंग स्टार्ट करते क्या होगा, वो दोनों वहीं पे डेड हो जाते हैं। प्रिंस आर्किड्यूक भी और उनकी वाइफ दोनों वहीं पे डेड हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये जो लड़का है प्रिसिस, जिसने आर्किड्यूक को मारा, वो कहाँ से बिलोंग करता है, वो सर्बिया का बिलोंग करता है। 19 ईयर्स इसकी एज रहती है। अब जब यहाँ पे प्रिंस आर्किड्यूक और उनकी वाइफ दोनों मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, तो ये बात अब पता चलती है किनको, ऑस्ट्रिया हंगरी के जो राजा होते हैं जोसेफ को पता चलती है कि आपके बेटे और आपकी जो बहू है उन दोनों को मार दिया गया। तो वो ज़्यादा रिएक्शन देते नहीं, उनको लगता है कि ठीक है, अब 80 ईयर्स का, मैं जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वो 80 ईयर्स के हो गए, तो वो वॉर स्टार्ट करना नहीं चाहते, लेकिन उन्हें इस बात से काफ़ी ज़्यादा सदमा भी लगता है कि मेरे जो बेटी और बहू को मार दिया गया है। तो गैस, जैसे ही राजा को बात पता चलती है, वो रिएक्ट तो करते नहीं, बट जो उनकी कमांडर इन चीज़ रहते हैं वो सोचते हैं कि ये अच्छा मौका है। वो पहले ही सर्बिया को पसंद नहीं करते थे, उनके जो कमांडर इन चीफ थे। तो और वो जो लड़का था जिसने प्रिंस आर्किड्यूक को मारा था, वो भी कहाँ से बिलोंग करता था, वो सर्बिया से बिलोंग करता था। तो कमांडर इन चीफ को लगा कि ये अच्छा मौका है वॉर करने का। तो उन्होंने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया हंगरी ने एक लेटर भेजा सर्बिया को, जिसमें लेटर में कुछ 10 कंडीशंस थे, जिसमें बहुत सारी कंडीशन थे कि आपके बिजनेस को हम करेंगे, आपकी बॉडी, काफ़ी सारी कंडीशन थी। बट उसमें जो लास्ट 2 कंडीशन थी, पहली ये थी कि अब आप अपनी बॉर्डर से सारी जो आपकी मिलिट्री वो हटाओगे अब, और दूसरी कंडीशन ये थी कि आपके बॉर्डर को हम कंट्रोल करेंगे। बट ये बात जो सर्बिया के किंग होते हैं वो कहते कि नहीं, हम ये नहीं करने दें। तो बस ऑस्ट्रेलिया हंगरी क्या करता है, उन्हें एक बहाना मिल जाता है अटैक करने का, और वो उन पर अटैक इन्वेजन स्टार्ट कर देते हैं। बट जैसे इन्वेजन स्टार्ट करते हो, तो ये जो सर्बिया होता है वो जाता है रशिया के पास, रशिया के पास जाता है हंगरी। अब रशिया बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। वो रीज़न क्यों होता है कि रशिया हेल्प करता है, उन्हें ये लगता है कि अगर ऑस्ट्रेलिया हंगरी अगर इसे वॉर करेगा, तो मैं इसे वॉर करूँगा, तो कुछ जो पार्ट है वो अनेक्स कर लेगा और वो रशिया का हो जाएगा। तो उसे लगा कि ऑस्ट्रेलिया हंगरी का मुझे कुछ पार्ट मिल जाएगा, इसलिए वो सर्बिया के साथ आके वॉर में कूद जाता है। अब जैसे ही रशिया कूदता है वॉर में, ये बात ऑस्ट्रेलिया हंगरी को पता चल जाती है। ऑस्ट्रेलिया हंगरी जाता है जर्मनी के पास कि आप मेरी हेल्प करो, क्योंकि ये तीनों क्या थे, अलायंस के पार्ट थे। तो जर्मनी भी आ जाता है, और ये दोनों मिलकर बोलते हैं कि इटली को, कि आप इटली आप हमारी हेल्प कर दीजिए। बट इटली मना कर देते हैं, ये कहते हैं कि नहीं, मैं इस वॉर का पार्ट नहीं हूँ, क्योंकि वॉर आप लोगों ने स्टार्ट किया, तो मैं इस वॉर का पार्ट नहीं बनना चाहूँगा। तो इटली पीछे हट जाता है। अब यहाँ पे सिर्फ 4 कंट्री इंक्लूड है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, रशिया और सर्बिया। अभी इन चारों कंट्री में वॉर हुई। अभी देखते जाइए धीरे धीरे कैसे एक के बाद एक कंट्रीज में आती हैं। तो वॉर चल रहा था। एक मिनट गाइस, मैं इरेज कर दूँ एक बार, ठीक है। अब वॉर चल रहा था। अब क्या हुआ, जर्मनी यहाँ पे अपने बहुत सारे सोल्जर यहाँ पे डिप्लॉय कर दिए थे रशिया के बॉर्डर पे, और यहाँ पे वॉर चल रही थी। अब यहाँ से रशिया के बाद क्या हो गया कि रशिया ने बोला फ्रांस को कि अब आप भी इस वॉर के अंदर आ जाइए, क्योंकि ये सब अलायंस के पास थे। बट फ्रांस क्या होता है, फ्रांस बोलता है कि नहीं, मैं न्यूट्रल रहना चाहूँगा, मैं वॉर पे नहीं लड़ना चाहूँगा। बट जर्मनी को ये लगता है कि रशिया तो ऑलरेडी वॉर में आ चुका है,
अगर फ्रांस भी आ जाएगा, क्योंकि इनके अलाई है ये, अगर बाद में फ्रांस आ जाएगा तो मुझे दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि इधर से भी अटैक होगा, इधर से और इधर से भी अटैक होगा। तो क्या करता है, फ्रांस से बोलता है कि आप अपना स्टांस क्लियर कीजिए कि आप वॉर किसके साइड होंगे, बट फ्रांस मना कर देता है। तो जैसे मना करता है तो वो क्या करता है, जर्मनी फ्रांस भी अपने बॉर्डर पे बहुत सारी मिलिट्री डिप्लॉय कर देता है कि बाद में कुछ कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए। तो फ्रांस, जर्मनी को ये लगता है कि फ्रांस भी अब हमारे साथ वॉर लड़ेगा, क्योंकि इसने बॉर्डर पे अपनी मिलिट्री को डिप्लॉय कर दिया है। बट फ्रांस लड़ना नहीं चाहता है, बस सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी मिलिट्री को वहाँ पे खड़ा करता है। बट जैसी अब ये बात क्या होती है कि अब वो सोचता है कि ये अटैक करेगा, तो जर्मनी क्या होता है, बेल्जियम के रास्ते सोचता है कि मैं फ्रांस में घुस जाऊँ। तो बेल्जियम वैसे बेचारा छोटा सा कंट्री है, वो मना कर देता है कि मैं सेना नहीं दूंगा। बट जर्मनी को ये लगता है कि इतना छोटा बेल्जियम कंट्री और मना कर रहा है, तो बेल्जियम भी क्या करता है, अपने बॉर्डर पे, जर्मनी के बॉर्डर पे बहुत सारी, जर्मनी और फ्रांस दोनों साइड से बहुत सारी सेना खड़ी कर देता है। अब जैसे देखिए, फ्रांस और ये भी अलायंस के पास है, यूके। तो फ्रांस जाता है यूके के पास और बोलता है कि आप वॉर से, मतलब वॉर माइए। बट यूनाइटेड किंगडम मना कर देता है कि मैं जर्मनी के साथ वॉर नहीं लड़ूंगा। रीज़न ये होता है कि जो यूनाइटेड किंगडम का जो राजा होता है और जो मतलब यहाँ के जो राजा होते हैं, यहाँ के जो पीएम होते हैं, वो दोनों कज़न ब्रदर रहते हैं। तो इस वजह से वो मना कर देता है कि मैं नहीं करूँगा, मैं वॉर नहीं लड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। बट वो तो मना कर देते हैं। बट बेल्जियम और यूके के बीच में एक एग्रीमेंट रहता है कि अगर कभी वॉर होता है तो आपको भी हमें हेल्प करना पड़ेगा। तो इस वजह से यूनाइटेड किंगडम भी आ जाता है। अब देखिए, इस वॉर के अंदर कितने सारी कंट्रीज आ चुकी हैं। रशिया इन्वॉल्व हो गया, ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी, फ्रांस, यूके, बेल्जियम और इधर सर्बिया, ये सब कंट्री इन्वॉल्व है। अभी यूनाइटेड नेशन का यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, यूएसए, अमेरिका का भी कोई भी इसमें रोल नहीं है, क्योंकि अमेरिका बस क्या कर रहा है, दोनों हर कंट्री को वेपन प्रोवाइड कर रहा है और डॉलर्स कमा रहा है। अब इस बीच क्या होता है, जो जर्मनी होता है, जो भी रशिया या फ्रांस का जो भी शिप यहाँ से जाता है, वो क्या करता है, जर्मनी के उस टाइम जो सबमरीन टेक्नोलॉजी थी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी थी। तो जो भी शिप जाता है, चाहे वो गुड शिप हो चाहे वो पैसेंजर शिप हो, वो दोनों का अटैक कर देता है। दोनों पे क्या करता है, अटैक कर देता है और उनको मार देता है। और ऐसे क्या करता है, वो एक शिप को मारता है, उसके अंदर 600 के समथिंग लोग रहते हैं। बट अनफॉर्चुनेट वो होता है कि उसमें से 128 लोग होते हैं, वो अमेरिका के होते हैं। अब जैसे वो अमेरिका को ये बात पता चलती है कि जर्मनी ने हमारे एक शिप को उड़ा दिया, मार दिया, अमेरिका क्या करता है, उनको एक लेटर भेजता है कि आपने ऐसा क्यों किया। जर्मनी क्या करता है, उनसे माफ़ी मांगता है, बोलता है कि माफ़ कर दीजिए इस टाइम के लिए, बट अगली बार जब भी हम ऐसा कुछ करेंगे तो पहले इंश्योर करेंगे कि उसमें कोई भी अमेरिकी सोल्जर ना हो, उसके बाद ही हम अटैक करेंगे। ओके, अब देखिए, जैसे अमेरिका ने तो उसको माफ़ कर दिया था। अब जर्मनी कब जब भी शिप को अटैक करता तो उसमें चेक करता, बट चेक करने से पहले क्या होगा, उस वो सोल्जर उनको, जर्मनी के सोल्जर को मार देते थे। तो जर्मनी को ये लगा कि अगर हम बार बार चेक करके मारेंगे तो इसमें हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो उसे ये लगा कि ऐसा करता है ना कि अमेरिका को भी किसी दूसरे कंट्री के साथ वॉर में उलझा देते ताकि अमेरिका हम पे ध्यान ना दे पाए। बट इसी बीच क्या होता है कि यूके और फ्रांस दोनों अमेरिका के पास जाते हैं और बोलते हैं कि आप हमारी हेल्प कीजिए। बट अमेरिका बोलता है कि नहीं, मेरा वॉर से कुछ लेना देना नहीं है, जो हमारे सिटीजन मरे तो उसके लिए जर्मनी ने हमसे माफ़ी मांगी है, तो मैं इस वॉर में नहीं कूदूँगा। वो वॉर में नहीं कूदता है। बट अब जर्मनी क्या सोचता है, देखिए मैं आपको एक अलग सा, ये देखिए, जर्मनी ये सोचता है कि जो यूनाइटेड स्टेट है, क्यों ना इसको मैक्सिको के साथ लड़वा दिया जाए। अब रीज़न क्या है, मैक्सिको हिस्ट्री में ऐसा होता है कि कुछ ऐसे पार्ट थे, ये जो पार्ट मैं सर्कल कर रहा हूँ, कुछ ऐसे पार्ट थे जो यूनाइटेड नेशन ने मैक्सिको का हथियार था, जैसे न्यू मैक्सिको, एरिजोना, ये अक्साना, ये सब कुछ ऐसे पार्ट थे जो ऑलरेडी वो इन्होंने छीन लिया था। तो उन्होंने क्या हुआ, जर्मनी ने मैक्सिको को एक लेटर भेजा और उसमें ये कहा कि आप यूनाइटेड स्टेट्स के साथ वॉर कीजिए, हम आपकी हेल्प करेंगे, जो आपका पुराना एरिया हम आपको रिकैप्चर नहीं करने में हेल्प करेंगे। अब जैसे वो लेटर भेज रहा होता है तो उसमें क्या करता है, बीच में जो यूके रहता है वो उस लेटर को पकड़ लेता है और लेटर को डिकोड करता है। और डिकोड करने के बाद यही बात दोबारा वो जाता है उसके पास, अमेरिका को बोल देता है कि देखिए आप हमें वॉर में सपोर्ट करने के लिए नहीं करें, बट जो जर्मनी ये आपको मैक्सिको से लड़वाना चाहता है। जब ये बात अमेरिका को पता चलती है तो अमेरिका भी वॉर में आके कूद जाता है। और वॉर में कूदने के आने के बाद ही कुछ ही महीनों के अंदर वॉर पूरी कंप्लीट चेंज हो जाता है, क्योंकि जो कई सारी कंट्री थी, जो अमेरिका सुपर पावर और उसके बाद ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब जीत जाती, और जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ये सब बुरी तरीके से हार जाती। अब हारने के बाद क्या होता है, देखिए ये कुछ मैप है, ये वो मैप है जो 1914 का है, वॉर से पहले का।
और एक मैप है 1918 का। देखिए तो आपको कुछ चेंजेस दिखेगा, जैसे यहाँ पे जर्मनी है, यहाँ पे जर्मनी को 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा, यहाँ से पोलैंड निकला। ऑस्ट्रिया हंगरी में से कई सारे पार्ट निकले, चेकोस्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया हंगरी अलग हो गए, यूगोस्लोवाकिया, बहुत सारी कंट्रीज जो अलग अलग सेपरेशन हो गई। यानी इस वॉर के पहले में कम कंट्री थी और वॉर के बाद में बहुत सारी कंट्रीज में से अलग अलग हो गई। अब बात करते हैं कैजुअलिटीज़ की। तो इसमें देखिए कैजुअलिटी की कितनी सारी कैजुअलिटी थी। अगर हम बात करें ग्रेट ब्रिटेन की, तो 46.1 पॉपुलेशन थी जिसका अफेक्ट हुआ था, जिसमें इतनी पॉपुलेशन थी, सोल्जर थी, डेड सोल्जर ये थी, और ये सिविलियन कैजुअलिटीज़ थी। ऐसे अगर फ्रांस के देखें 39 पॉइंट, जिसमें से इतने सारे सोल्जर, आप ये डाटा देख पाएंगे, यानी बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें जैसे कि हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था, इसको डेडलेस वॉर भी कहा जाता है और बहुत सारे इसमें सोल्जर मारे गए थे। जैसा कि ये देखिए ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और बेल्जियम, जर्मनी, सब के भी कई सारे सोल्जर्स मारे गए थे। इसमें टर्की भी इन्वॉल्व था। तो गाइस देखिए, अब हमने ये देखा कि कैसे एक कंट्री कर करके धीरे धीरे कंट्री कर करके वॉर में कूद पड़ी। और मैंने आपको इसका माइनर रीज़न भी बताया था कि माइनर रीज़न क्या था, बहुत सारी लोगों के बीच में पैट्रियटिज्म आ गई थी। और अगर मेजर रीज़न की बात करें तो मेजर रीज़न क्या था, एक बुलेट। तो कैसे एक बुलेट, अगर वो सर्बिया का लड़का आर्किड्यूक को नहीं मारता तो वो नहीं मारता और वॉर स्टार्ट नहीं होती, यानी एक बुलेट की वजह से वॉर स्टार्ट होगी। सेकंड वीडियो में आपको बताऊंगा कि यहाँ पे एक बुलेट चली है तब वॉर स्टार्ट होगी। सेकंड वीडियो में, सेकंड वर्ल्ड वॉर में हम ये जानेंगे कि कैसे एक बुलेट नहीं चलती है और तब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। मैं आपको थोड़ा सा पहले बता देता हूँ कि इसमें कैसे सेकंड वीडियो जानेंगे। देखिए जैसे कि आप ये पार्ट देखिए, ये यूके और जर्मनी। यूके का जब एक वॉर में सोल्जर लड़ रहे होते हैं तो यूके के सोल्जर के सामने एक जर्मनी का सोल्जर आता है जो बहुत ज़्यादा घायल रहता है। तो यूके का सोल्जर ये सोचता है कि इसको क्यों मारा जाए, ये ऑलरेडी इतना घायल है, ऑलरेडी मरा पड़ा है, तो उसको छोड़ देता है। बट अगर वो एक गोली उस दिन मार दिया था, अगर उसको मर गया होता तो सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट नहीं होती। रीज़न ये था क्योंकि जिस सोल्जर को उसने छोड़ा था वो आगे जाके अडोल्फ हिटलर बनता है और फिर वो सेकंड वर्ल्ड वॉर का स्टार्ट करता है। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर हम अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बताइएगा और कौन से हिस्ट्री के टॉपिक के वीडियो आप जानना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।